झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर कल होगा मतदान। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने की पुष्टि। हरकत में आया पशुपालन विभाग। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 28 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। राज्य की 4 लोकसभा सीटों खूंटी, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज लोकसभा संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत पर्चा दाखिल करेंगे। उनके नामांकन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के शामिल होने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। इस चरण में झारखंड समेत 9 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर 5 सीटों पर, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटों और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। झारखंड में होने वाले पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल तक 40 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कल सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए 6, खूंटी के लिए 5, लोहरदगा के लिए 3 और पलामू के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज पहले नामिनेशन डिटेल बताएं। सिंहभूम में आज 13 नामिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 7 कैंडिडेट हैं। पूर्व में भी 6 कैंडिडेट नामांकन फाइल किया हुआ, मिलाकर अभी 13 कैंडिडेट हुआ सिंहभूम कॉन्स्टिट्यूंसी में। खूंटी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज 9 नामिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 5 कैंडिडेट हैं। पहले भी 4 कैंडिडेट नामिनेशन फाइल किया, मिलाकर 9 कैंडिडेट हुआ। लोहरदगा में आज 11 नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसमें 3 कैंडिडेट है। पहले ही 7 कैंडिडेट फाइल किया, मिला के 10 कैंडिडेट हुई। पलामू में आज 11 नॉमिनेशन फाइल हुआ, उसमें 4 कैंडिडेट है। पहले 4 कैंडिडेट है, मिला के 8 कैंडिडेट हुआ। एक बार दोबारा समराइज कर देंगे। सिंहभूम में वर्तमान में 13 कैंडिडेट है, खूंटी में 9 कैंडिडेट है, लोहरदगा में 10 है, पलामू में 8 कैंडिडेट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था।
इस बीच तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। भाजपा सरकार में चंबल, काली सिंध, पार्वती लिंक परियोजना से सिंचाई की समस्या दूर होगी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम मुंदरी बांध जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बना ग्वालियर श्योपुर रेलवे ट्रैक हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। इधर कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा प्रचार करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इस सीट का मुलायम परिवार से भी पुराना नाता रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली थी। मुलायम सिंह यादव के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश यहां से जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक ये सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। झारखंड के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। भाजपा ने तो चौथे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चुनाव प्रचार की कमान 40 नेताओं को सौंपी गई है। चुनाव आयोग से सहमति मिलने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का नाम शामिल है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े एक भी इच्छुक वोटर पोस्टल बैलेट मतदान से वंचित नहीं रहने चाहिए। वे कल सभी जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों और पोस्ट बैलेट नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इधर जामताड़ा जिले में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के साथ साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद राय ने इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। इधर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 29 अप्रैल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री सिन्हा ने नामांकन के दौरान पेयजल, बिजली, लिफ्ट, साफ सफाई और इसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
गिरिडीह जिले में लोकसभा चुनाव और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज झंडा मैदान से रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस दौड़ में गिरिडीह के नए वोटरों के अलावा स्कूली बच्चों और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने इस मौके पर लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। तो हम लोग विभिन्न गतिविधियों के तहत में आज रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी में हमारे जो भी युवा मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी और अन्य भी खेल प्रेमियों को जुड़कर आज एक मॉर्निंग वॉक या एक रन ये हम लोगों ने आयोजन कराया। उधर उपराजधानी दुमका में भी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन चौकस है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए डोडे ने जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य आला अधिकारियों के साथ शिकारीपाड़ा प्रखंड के लताकांदर गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। ठीक है, अब हाँ छोटा चपुरी यही लिखेगा। सुनो मास्टर जी, तो लिख लेना है और वहाँ डीएससी को भेज दो रिपोर्ट। पूर्ण तरीके से मतदान हो इसके लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग जितना वल्नरेबल बूथ है, आज आप लोग देख रहे हैं कि हम इतना इंटीरियर शिकारीपाड़ा प्रखंड में लताकांदर गांव में वहाँ कुछ समस्या है, वल्नरेबल में हम लोग डिक्लेयर किया। तो एसपी साहब और हम पूरा प्रशासन यहाँ है, आप लोगों के सामने आपको देखे बातचीत हुआ है सभी के साथ। हम लोग कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हो जाए। कितने लोकसभा चुनाव को लेकर रांची संसदीय सीट के लिए 25 मई को मतदान प्रस्तावित है। जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे फॉर्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगणों से यह विनम्र अनुरोध रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में आप सभी भाग लें और मतदान करने के पूर्व आप अपने सबसे नज़दीकी वोटर बूथ में जाकर अपने नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में ज़रूर चेक करवा लें। और अगर आपका नाम नज़दीकी बूथ के इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं है तो कृपया आज ही अपना नाम अपने सबसे नज़दीकी बूथ के वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। इस हेतु आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर का सहयोग ले सकते हैं तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी फॉर्म 6 भरते हुए अपने नाम को एनरोल करा सकते हैं। याद रखिए, यह कार्य आप सिर्फ 25 मई तक ही कर पाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टोटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 3 आईईडी बम बरामद किए हैं। आईईडी का वजन 5-5 किलोग्राम था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी विस्फोटकों को जंगल में ही नष्ट किया जा चुका है। इस बार की यूपीएससी परीक्षा में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य और परिवार का मान बढ़ाया है। यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 114 रैंक के साथ झारखंड में चौथे स्थान पर रहे सिद्धांत कुमार पहली बार अपने घर कोडरमा के झुमरी तलैया पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया।
सिद्धांत कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने रिश्तेदारों को देते हुए कहा कि हौसला और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। परिवार वालों का साथ तो पीछे से था ही, क्योंकि फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरफ से परिवार का ही सपोर्ट था, जिसके कारण मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि असफलता ही सफलता की पहली कुंजी होती है। वे खुद पटना में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जहां वे 2018 से 2021 तक यूपीएससी की 3 परीक्षा में असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने साल 2022 में बीपीएससी की ओर रुख किया और पहले ही प्रयास में इसमें कामयाबी हासिल की। फिलहाल वे बिहार में आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी एग्जाम में हाथ आजमाया और इस बार वे 114 रैंक के साथ झारखंड में चौथे स्थान पर रहे। 1-2 अटेम्प्ट्स तो उसी में लग जाते हैं और फिर तीसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया और फिर इंटरव्यू तक जाने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैं बीपीएससी की तरफ मैंने मूव किया और बीपीएससी में मुझे 5वां स्थान प्राप्त हुआ और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स हूँ। उसके बाद चूंकि मेरा लक्ष्य शुरू से यूपीएससी क्रैक करने का था, तो फिर मैंने यूपीएससी की तरफ मूव किया और इस बार मुझे 114वां स्थान प्राप्त हुआ है और अखिल भारतीय सेवा मिलने की पूरी आशंका है। सिद्धांत का यूपीएससी में चयन होने पर उनके अभिभावक और परिजन काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धांत ने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। ये करेगा ही करेगा, बीच में ही केवल बस बीपीएससी दिया गया ताकि एक बेस बन जाए, फिर अपना पूरे मन से तैयारी करे। क्या कहा, याद है बेटा तो सब हमेशा मेरे साथ ही रहा। दिल से करे, ऐसा नहीं कि बस वैसे घूम रहे फिर रहे, वैसे नहीं चलेगा। इसके लिए बाकायदा तपस्या करना पड़ता है, तभी जाके होता है, जिसने सिद्धांत ने करके दिखाया है और किया है इसने। निश्चित रूप से यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सिद्धांत कुमार की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कैसा होता है इसके लिए चयन और किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है। इसरो अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। पहली बार आप सेलेक्ट कर रहा है ना, वो होगा फाइटर पायलट से, दैट इज एसेंशियली फ्रॉम एयरफोर्स। पानी के अंदर होती है स्पेस वॉक की प्रैक्टिस। स्पेस वॉक की प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोनॉट एक बड़े इंडोर पूल में स्पेसक्राफ्ट के साथ तैरते हैं। पूल में गोता लगाने से माइक्रोग्रेविटी या भार रहित वातावरण महसूस होता है। इस विशाल पूल में 62 लाख गैलन पानी होता है ताकि एस्ट्रोनॉट भारहीन वातावरण में हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सकें। एक आर्टिफिशियल वेटलेसनेस को आप क्रिएट करना पड़ेगा, लगभग एग्जैक्टली नहीं कर सकता है बट लगभग। उसके लिए क्या कर सकता है, पॉन्ड, एक पानी के अंदर हम तैरने के समय लगभग वेटलेसनेस होगा। पानी में आपका कोई ग्राउंड नहीं है ना, सो पानी से आपको पुश करना है तो आपको एक अलग तरीके से बॉडी को यूज करना पड़ता है ना, इस तरह से ट्रेनिंग देगा वेटलेसनेस में कैसा काम करना है। जीरो ग्रेविटी के लिए चलाते हैं वॉमिट कॉमेट। एस्ट्रोनॉट वॉमिट कॉमेट नाम के प्लेन को चलाकर भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके तहत एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी वाले वॉमिट कॉमेट प्लेन की उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्लेन फ्लोटिंग लैब की तरह भी काम करता है। रेगिस्तान में होती है सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। सहनशीलता का भी होता है टेस्ट। एस्ट्रोनॉट एक गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपनी सहनशीलता का टेस्ट करते हैं।
सबसे अहम है मानसिक संतुलन। भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को अब बेंगलुरु के चल्लेकेरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाना उतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को इस काबिल बनाया और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। होटवार के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र से भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु संस्थान के लैब में भेजे गए सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इसके बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। इसके साथ ही होटवार के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी, बतख और अंडा के उत्पादन और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और अब मौसम। राज्य में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने राज्य में आगामी 28 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। अधिकतम तापमान में भी अगले 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस अवधि में आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। राज्य में लोकसभा चुनाव और गांडेय विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मतदान के दिन संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पत्र के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। देवघर जिले के पालाजोरी थाना क्षेत्र के कड़रा साल चेकपोस्ट पर पुलिस ने बुधवार की देर रात एक कार से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। अंतर जिला चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच के क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली। मौके पर मौजूद बीडीओ अमीर हमजा और थाना प्रभारी संदीप कुमार ने कार से बरामद कैश को जब्त कर लिया। पलामू जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर मनातू थाना क्षेत्र में असुरक्षित बूथों की श्रेणी में रखे गए देवडी, पद्मा और आसपास के गांव में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनातू बीडीओ, सीआरपीएफ 112 कंपनी के सहायक कमांडेंट, थाना प्रभारी और सशस्त्र बलों के द्वारा पैदल मार्च किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। पलामू जिले के नावा जयपुर क्षेत्र अंतर्गत जयपुर में करीब 500 किलो अवैध जावा महुआ बरामद किया गया है। इसके साथ ही करीब 40 लीटर अवैध देसी महुआ शराब नष्ट कर दी गई है। शराब बनाए जाने वाले उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साहिबगंज जिले में हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित आलम शेख के फर्द बयान पर केस दर्ज किया गया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। जमशेदपुर के सदर अस्पताल खास महल में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन्होंने अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है या जिनका 5 साल से अधिक समय हो गया है, वे इस शिविर में अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। रेलवे ने धनबाद होकर और 4 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। धनबाद से ईरोड और तांबरम स्टेशन के बीच 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के हुप्पू गांव में एक शादी समारोह के दौरान भोजन को लेकर हुए हिंसक विवाद में कैटरर की मौत हो गई। बताया जाता है कि शादी समारोह में विवाद के बाद भाग रहा कैटरर एक कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के महाराजगंज में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजरत दुल्हा शाह बाबा के दरबार में 3 दिवसीय उर्स मेले का आयोजन आज से हो रहा है, जो 27 अप्रैल तक चलेगा। यह जानकारी कमेटी के पदाधिकारियों ने दी। और आइए अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मसाले बोर्ड ने कहा कि वे दोनों देशों को भेजी जाने वाली ऐसी खेपों का अनिवार्य परीक्षण करेगा शुरू। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले बोर्ड ने यह भी कहा कि वह मूल कारण का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए निर्यातकों के साथ करेगा काम। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों को उनके स्वामित्व एवं संचालन वाले भवनों, टावर, विद्युत उपकरण और डाक फाइबर सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को सभी तरह के दूरसंचार सेवा लाइसेंस धारकों के साथ साझा करने की मंजूरी देने की सिफारिश की। विदेश में खनिजों की खोज के लिए गठित सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया। भारत के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। अब यह बढ़कर 27.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। इसमें नीतियां तो कारगर रही ही हैं, साथ ही बढ़ता निर्यात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खासतौर से दवाओं के निर्यात की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 और 23 में निर्यात 25.4 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। भारत ने 2023 और 24 के दौरान 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात किया। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 31% से अधिक रही। देश का दवा उद्योग दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा उद्योग है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला था। जानकारों की माने तो घरेलू दवा उद्योग का कारोबार 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। बाजार अवसरों के विस्तार और विदेश में बढ़ती मांग के दम पर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। साथ ही सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI की 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिस वजह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो बात IPL की, जहां कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराया। दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, वहीं RCB आखिरी स्थान पर है। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के मुताबिक रोहित शर्मा के बाद संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट टीम की T20 की कप्तानी दी जानी चाहिए। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉलर कार्लोस टेवेस को अस्पताल से छुट्टी मिली। टेवेस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर आज नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर कल होगा मतदान। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज।
राजधानी रांची में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने की पुष्टि और खत में आया पशुपालन विभाग। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 28 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी।